जय हिंद दोस्तों। आज हम 29 एंड 30 दिसंबर 2024 विजन न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे और आज की न्यूज के बेसिस पे ये दो आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे। ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है और ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों के दोनों पीवाईक्यू है तो अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अभी हमने जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दिए थे 28 दिसंबर को, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारी बात की गई है ट्रेजरी बिल्स को लेकर और स्टेट गवर्नमेंट लोन्स को या फिर सिक्योरिटीज को लेकर। क्या बोला है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो भाई ये बात गलत है। हमने कल ही देखा था जब 28 को बात की थी कि आरबीआई स्टेट की भी एज वेल एज सेंटर की भी सिक्योरिटीज को देखता है। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई स्टेट की नहीं देखता है, नहीं, गलत बात है। और ऊपर से क्या बोला है कि एनी स्टेट, नहीं भाई, मतलब हर एक कोई भी टाइप की सिक्योरिटी हो आरबीआई उसे देखेगा ही नहीं, तो ये गलत बात है। इवन आपको ये नहीं भी आता था कि आपको पता नहीं है, फिर भी आप ना अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे कि एनी सिक्योरिटीज की बात की गई, तो हो सकता है तो कोई तो होगी, राइट। ओके, अभी देखो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया ना, तो हम सबसे पहले नीचे पहले वाले को हटा ही देंगे कि भाई ये हमारा ए हट गया और यहाँ से डी हट गया। अब बचा क्या है, बी और सी, और दोनों में थ्री तो है ही, तो उसका मतलब थ्री तो सही होगा। मैं उसे पढ़ ही नहीं रहा हूँ, उसको सही मान ही ले रहा हूँ, डायरेक्ट दूसरे को देख रहा हूँ। ये एग्जाम में जो अप्रोच होती है ना, वो उसका आपका टाइम बचाती है कि हाँ भाई टाइम वेस्ट मेरा नहीं होना चाहिए। अभी दूसरे को देखते हैं। बोला है कि भाई ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो बात बिल्कुल सही है, राइट। हमने देखा था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकती है क्योंकि ट्रेजरी बिल्स का ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है। और मैंने आपको बताया था कि भाई इसीलिए शायद नहीं दिया होगा जब रूल्स बनाए होंगे कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए शायद स्टेट के पास पैसा हो ना हो, तो ट्रेजरी बिल्स नहीं देते हैं। तो उसका मतलब क्या है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। अगर आपको नहीं पता ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, तो कल का वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो हमारा भाई आंसर क्या होगा, इन शॉर्ट आंसर हो गया 2 और 3 बोथ। फिर भाई नीचे बोला है कि भाई कौन सी सिटीज में, हड़प्पन की कौन सी सिटी में वाटर रिजर्वोयर और मैनेजमेंट हमें देखने को मिल जाता था। तो इसका भी आंसर कॉमन ना, कल हमने देखा भी था, वैसे धोलावीरा आंसर है इसका, और थोड़ा लॉजिकल भी था। क्यों, क्योंकि देखो धोलावीरा एक ऐसा है जो पड़ता है कच्छ रीजन में, ठीक है। और कच्छ रीजन पहले ड्राई रीजन था, एक भी अभी भी ड्राई रीजन है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो ड्राई रीजन है वहीं पे ही हमें ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पे ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। इसलिए धोलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट की सब चीजें हमने बनाई हुई थी, ठीक है। और ये रो पा लिखा है, ये एक्चुअली रो पर है, ठीक है। चलिए अभी मेंस बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन ये सारे के सारे पीवाई क्यू ही हैं। मेंस बेस्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस टू व्हाट एक्सटेंट अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। ओके, अभी देखो मैंने ना बहुत इंस्टीट्यूशंस के आंसर देखे थे और मुझे यकीन मानिए एक भी ठीक नहीं लगा। जो एक्चुअली क्वेश्चन की डिमांड है ना वही मैट नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है आपसे, बोला क्या है कि कितनी हद तक, कौन से एक्सटेंट तक जो आईवीसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी अर्बन प्लानिंग ने और कल्चर ने प्रेजेंट डे पे जो हमारी अर्बनाइजेशन है ना उसमें कुछ इनपुट्स दिए हैं। मतलब जो अभी हम रह रहे हैं वैसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम आईवीसी के कल्चर या अर्बन प्लानिंग से सीखे थे या फिर सीखे हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें डायमेंशन क्या हो जाने चाहिए, मतलब हम कौन सी तरीके से बता सकते हैं। भाई इंट्रो सबसे पहले तो आपको बताना है कि इंट्रो में क्या बता सकते, चलो वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले डायमेंशन ही देख लेते हैं। तो एक, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई आईवीसी के अर्बन प्लानिंग और कल्चर क्या थे, और दूसरा आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे उससे हम कुछ सीख सकते हैं। ये एक अप्रोच हो सकती है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, दोनों आप साथ में लिखो कि भाई यहाँ पे एक लाइन में आपने भाई कल्चर या फिर अर्बन प्लानिंग के कुछ पॉइंट लिखे और नीचे आपने एग्जांपल लिखे कि भाई इससे हम ये सीखे। ओके, चलिए अभी देखते हैं हम। ये जो आंसर है वो आकांक्षा का आंसर है, उन्होंने ग्रुप में जो भेजा था उसी को मैंने उठाया हुआ है और उससे मैंने सोचा कि इसी के बेस में आपको बताऊंगा। मेरा आंसर जानने से बेटर है इसको आप देख लो, क्योंकि ये जो आंसर है ना ये डिमांड मैट कर रहा है, जो बताया है वो एकदम ही परफेक्ट बताया है। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताया हुआ है। तो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की गई है, तो इन्होंने आईवीसी को ही सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई ये अराउंड
2500 बीसी से 1700 बीसी तक रहा था और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इनके मेजर सिटीज कौन कौन से थे? तो हड़प्पा, मोहनजोदारो। अभी देखो ये आइडियल है, ठीक है, ऐसा आप इंट्रोडक्शन डेफिनेटली लिख सकते हो और एकदम इजी इंट्रोडक्शन है कि कुछ भी ज्यादा सोचना भी नहीं है आपको। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे बोला क्या था कि क्या हमें सीखने को मिलता है, राइट? तो हम इसी चीज को यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि किसी से मुझे ये सीखने को मिल रहा है, मतलब वो चीज बहुत अच्छी है, तो इंट्रोडक्शन में मैं आईवीसी की कुछ तारीफ कर सकता हूँ। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड अ आउटस्टैंडिंग अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम। ये भी इजी शब्द ही होगा, बट ये जो उधर पूछा है ना कि तारीफ में क्या सीख सकता है, तो हमने तारीफ कर दी। और फिर मैं नीचे लिख दूंगा कि भाई आईवीसी, उसका टाइम पीरियड कि भाई 2500 बीसी से 1700 बीसी। अभी हम क्या सीख सकते हैं? देखो बहुत ही अच्छे से डिमांड मेट की है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने भी इस तरीके से नहीं सोचा था, ये एकदम परफेक्ट है। देखिए सबसे पहले वो इन्होंने अर्बन प्लानिंग को बताया, क्योंकि दो टेनेंट्स पूछे थे कि एक तो अर्बन प्लानिंग और कल्चर दोनों से क्या सीख सकते हैं, इन्होंने दोनों साथ में लिखकर बताया है। कि भाई सबसे पहले बोला कि वेल स्ट्रक्चर हाउसिंग थे, एकदम ग्रिड पैटर्न में और राइट एंगल में बनाए हुए, और ऐसे हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं या फिर कहाँ से हम सीखें? तो जयपुर और उदयपुर से। अभी देखो ये ग्रेट एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा चलता है, बट एक्चुअली में जो आपको अगर पूछा जाए ना, तो चंडीगढ़ आपको लिखना है, ठीक है? क्योंकि जब चंडीगढ़ ना सिटी ऐसी है जिसको हमने डेवलप किया हुआ है, जो गवर्नमेंट ने बाद में बनाई है। बाकी ये जयपुर उदयपुर पहले भी बने हुए थे, मतलब सालों से बने हुए, पर चंडीगढ़ कभी भी एग्जिस्ट करता नहीं था, उसको बनाया गया है बाय गवर्नमेंट। इसलिए चंडीगढ़ को यूज कीजिए। और डेफिनेटली चंडीगढ़ अर्बनाइज्ड है, ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटर ड्रेनेज सिस्टम, तो हमने उससे क्या भाई इनपुट्स ले सकते हैं? तो भाई जैसे इंदौर, अभी ना थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहिए कि सैनिटेशन और मेजर्स की बात की है, तो इंदौर वेल मैनेज सैनिटेशन ऐसा कुछ लिखना चाहिए, ताकि आपको पता चले। आप सिर्फ नाम नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको सिटी नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि कौन सी चीज सीख सकते हैं, सिटी का नाम नहीं पूछा है। तो है ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पूछा है वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स लाइक दैट ऑफ राखीगढ़ी, नहीं यार राखीगढ़ी नहीं, धोलावीरा, ठीक है, राखीगढ़ी में होंगे, पर फेमस किसके हैं? धोलावीरा के। और इधर तमिलनाडु बताया है, तमिलनाडु ने जैसे बताया ना कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भाई मस्ट है। अ, चलता है तमिलनाडु का एग्जांपल, बट आई वुड से इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे आपको क्योंकि हमने बात की हुई है ना, जल जीवन मिशन है हमारा, उसमें हमारा मेन फोकस क्या है? कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स, कि इन शॉर्ट वाटर हार्वेस्टिंग करनी है जल जीवन के अंदर, तो उसको लिख लीजिए ना कि हाँ हमने ये सीखा है। और फिर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट बोला है कि लोथल वो द फर्स्ट एशियन पोर्ट, एग्जांपल कंडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट। अभी देखो अच्छी बात है ये भी लिखा हुआ है, बट ये रॉन्ग है, हमने कोई ये आईवीसी के सीख से नहीं लिया हुआ है। बट हाँ, अभी मैं बोलूँ तो इसको आप रॉन्ग नहीं कर सकते हो, ठीक है। रॉन्ग ये क्यों हो सकता है? क्योंकि बात चल रही है अर्बन प्लानिंग की, ठीक है, और ये अर्बन प्लानिंग का पार्ट इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली नहीं हो सकता है, बट हाँ वो तो है, इसको मैं पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं कर सकता हूँ, माफ करना, ठीक है। ओके, बाकी बहुत अच्छे पॉइंट लिखे हैं, और जो लिंकेज किया है ना, वो बहुत अच्छा है कि भाई पहले पॉइंट लिखा और फिर उसका एग्जाम्पल दिया कि हम क्या लिख सकते हैं। और देखो ये भी गलती है, चलिए एग्जाम्पल कभी भी ऐसे मत लिखिए। क्या लिखिए एग्जाम्पल में? ऐसे लिखिए, क्योंकि ऐसा कोई बना हुआ है नहीं रूल, पर आई ई लिखते हैं हम। ओके, बाकी बहुत ही अच्छा आंसर है, आगे देखते हैं। फिर देखो उन्होंने कल्चर को लिंक किया है, कल्चर को मैं क्या लिंक किया है? अभी देखो यहाँ पे ना इस आंसर में बहुत बड़ी गलती है, कल्चर को लिख दिया, बट हमें बोला था कि कल्चर से कैसे हम अर्बन प्लानिंग सीख सकते हैं, न कि क्या कल्चर सीख सकते हैं। इन्होंने थोड़ा सा ये समझने में मिस्टेक की है। इन्होंने कल्चर लिख दिया कि भाई ये मदर गॉडेस और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, वैसे हम कामाख्या की पूजा करते हैं। फिर नेचर वर्शिप करते थे, तो हम भी बिहार में छठ पूजा करते हैं। आर्टिफैक्ट्स कर मेकिंग करते थे, अभी भी किड्स टेराकोटा टू यूज करते हैं। नहीं, ये पूछा नहीं गया था। पूछा गया था कैसे कल्चर अर्बनाइजेशन में हमें काम आता है। इधर क्या एग्जाम्पल हो सकते थे, देखिए मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ठीक है। कल्चर में हम क्या लिखते हैं? कैसे हम रहते हैं, राइट। सबसे पहले ये लोग जो भी रहते थे घरों में, वो क्या यूज करते थे? ब्रिक का यूज करते थे ना, या फिर मड हाउसेस बनाते थे। तो हमें उससे क्या सीखने को मिलता है? तो हम भी उसका यूज कर सकते हैं, अभी भी हम करते हैं ना ब्रिक का यूज।
बैक्ड ब्रिक का हम यूज करते हैं। फिर इनके जो भी विलेजेस थे, वो विलेज जो भी घर या फिर बड़े बड़े विलेजेस टाउन थे, वो कहाँ पे बने हुए थे? तो वो रिवर के आजू बाजू ही बने हुए थे। ये आप नोट कीजिए, मोहनजोदारो, हड़प्पा, चन्हूदरो, राखीगढ़ी, ये सारे के सारे आपके विलेज के रिवर के बाजू में है। तो हम भी अभी क्या करते हैं, जो हमारे टाउन्स हम बनाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हाईवे के बाजू में बनाइए या फिर रिवर्स के बाजू में बनाइए, ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन सही रही। ठीक है, तो टाउन की प्लानिंग, ठीक है। फिर भाई कल्चर की मेन बात करें तो वहां पे कम्युनिटी बात हमें देखने को मिलता है। फिर बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल्स भी देखने को मिलते हैं। तो सेम अभी भी हम ऐसी सब चीजें बनाते हैं, जैसे कि कोई हमने गार्डन बड़ा सा बना दिया, या फिर अगेन हमने भी कोई कम्युनिटी हॉल बना दिया। जो जैसे वो लोग मिलते थे जुलते थे, वैसे भी हम लोग मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम्युनिटी पार्क्स, पार्क्स बताएं या फिर हॉल्स बता दें, ठीक है, या फिर बात बता दें, कुछ भी चल जाएगा, वो भी अभी भी हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया जो हम कल्चर से अर्बनाइजेशन में सीख सकते हैं, क्योंकि मेन चीज तो हमें क्या बतानी है, अर्बनाइजेशन से हम क्या, अर्बनाइजेशन के लिए हम क्या सीखते हैं। ओके, तो ये छोटा सा समझने में मिस्टेक हो गया है, बाकी कनेक्ट अच्छा किया है। और एट लास्ट कंक्लूजन दिखाया कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन है अमंग द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, हाउएवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड कल्चर आर स्टिल प्रोमिनेंस इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। ओके, देखो कंक्लूजन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा लिखना ही नहीं था, बट इसको इग्नोर कर दीजिए, ये सिर्फ आपके वर्ड बढ़ा रहा है और आपका टाइम बढ़ा रहा है। आपको डायरेक्ट बस लिखना ही, इतना ही लिखना है कि टू कंक्लूड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कल्चर स्टिल हैज प्रोमिनेंस इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था अर्बन, ठीक है, अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर स्टिल हैज प्रोमिनेंस इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। और यहाँ पे कंटेम्परेरी वर्ल्ड भी नहीं, बल्कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वही कंटेम्परेरी अर्बनाइजेशन। ओके, मतलब ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना, उसमें आखिरी लाइन तो वही लिखनी है जो क्वेश्चन में पूछी हो, क्योंकि आप उधर कुछ सोच नहीं पाओगे। ओके, चलिए अभी हम आपके आज की न्यूज कवर करते हैं, ठीक है। और वंस अगेन कुडोस टू आकांक्षा, उन्होंने लिखा अच्छा है भाई। गलती होना अलग बात है, लिखना अलग बात है। ये जो क्वेश्चन है ना, एक भी इंस्टीट्यूशन ने ठीक से समझ ही नहीं पाया, ये समझ लिया वही बड़ी बात है। हल्का से कल्चर में इधर उधर हो गया, बट इट इज एक्सीलेंट। चलिए अभी हम आज की न्यूज कवर करते हैं। सबसे पहले ओके, हीट आइलैंड हिट्स को पहले देख लेते हैं कि भाई 2014 से लेकर 16 में जो मरीन वीट हीट वेव्स है, उन्होंने वाइप आउट कर दी है 4 मिलियन अलास्का के सी बर्ड्स। ओके, सबसे पहले हीट वेव्स होती क्या है, यूपीएससी ने डायरेक्टली हीट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। कि उन्होंने पहले पूछा था कि भाई ब्रिंग आउट कीजिए कॉजेज ऑफ हीट आइलैंड्स एंड अर्बन हैबिटेट ऑफ वर्ल्ड, ये क्यों ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अभी पॉसिबल है कि वो हीट वेव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। ओके, हीट वेव होती क्या है भाई, तो देखो कोई भी पर्टिकुलर रीजन में जो सी सरफेस टेम्परेचर है, वो 4 से 5 डिग्री जितना, सॉरी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जितना हाई रहे, और एटलीस्ट 5 दिन तक हाई रहे, तो इस चीज को हम हीट वेव्स बोलते हैं। और ये हीट वेव कितने टाइम तक चल सकती है, एक बार अगर आ जाती है तो वीक्स तक रह सकती है, और इवन कई बार मंथ्स एंड ईयर्स तक हीट वेव्स रहती है। ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है, क्यों इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती होगी एक बार अगर हीट वेव आती है तो? क्योंकि होता क्या है पता है, एक बार अगर पानी गर्म हो जाता है ना, तो उसको ठंडा होने में बहुत देर लगती है, जबकि लैंड में ऐसा नहीं है। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि अगर सुबह होती है तो हमारी जो जमीन है, वो एकदम ही तुरंत ही ठंडी हो जाएगी, और जैसे ही दोपहर होती जाएगी वो एकदम ही गर्म हो जाएगी। इवन चलिए ना, एकदम ही गर्म जमीन है, आप एक गिलास पानी डालिए, वो एकदम ठंडी हो जाएगी। एट द सेम टाइम आप एक बाल्टी एक पानी गर्म कीजिए, अभी उसमें एक गिलास पानी डालिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो गर्म का गर्म रहेगा। एक गिलास के आप आधी बाल्टी डाल लोगे, फिर भी वो गर्म का गर्म रहेगा। तो इसीलिए बताते हैं कि पानी एक बार अगर गर्म हो जाता है तो ज्यादा देर तक गर्म रहता है, जबकि लैंड में ऐसा नहीं होता। और इसीलिए मरीन हीट वेव्स जो आती है ना, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल हीट वेव्स। ओके, क्यों आती है, उनके मेजर दो रीजन है, एक है सरफेस हीट फ्लक्स एंड हीट, दूसरा है एडवेक्शन। सबसे पहले हम सरफेस हीट फ्लक्स को देख ले, देखो नाम इसको तोड़ो थोड़ा सा। सरफेस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का सरफेस, ठीक है, हीट मतलब हीट, और फ्लक्स मतलब क्या होता है, बहाव, जो प्रवाह आ जाता है, बहाव आता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सरफेस हीट में,
जो उसका सरफेस होगा ना वाटर का, क्योंकि यहाँ पे हम पानी की बात कर रहे हैं, उस वाटर का सरफेस गर्म होता जाएगा, अंदर तक ये गर्मी नहीं पहुंचेगी, बट सरफेस गर्म होता जाएगा कंटिन्यूअसली, दैट्स इट, ठीक है। यही है सरफेस हीट फ्लक्स। फिर है एडवेक्शन। एडवेक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी गर्म हवा या गर्म पानी हॉरिजॉन्टली मूव करता है, मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव करता है, तो उसको हम एडवेक्शन बोलते हैं। और ऐसा ना पानी में होता ही रहता है। देखो होता क्या रहता है, मैं कहाँ पे मार्क करूँ, यहाँ पे समझ लीजिए कि ये अपना समंदर है, ठीक है, और यहाँ पे पानी 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 पड़ा हुआ है। अभी होगा क्या कि ये एरिया समझ लीजिए एकदम वार्म हो जाता है। वार्म होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हल्का सा ना इधर पानी खाली हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाई ऊपर चला गया है, इवापोरेट होकर मॉइस्चर में बदल गया है, तो ये पानी खाली हो गया। ऊपर से ये जो एरिया है, ये वो एरिया क्या है, ये गर्म एरिया है, लो प्रेशर वाला एरिया है। तो यहाँ से हाई प्रेशर से जो पानी होगा ना, वो इस जगह को भर देगा और वापस लेवल कर देगा। अब ये पानी कहीं से तो आया होगा ना, तो ये पानी यहाँ से उठा और यहाँ पे आया, अगेन वहां पे वॉइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही पानी की मूवमेंट चलती रहेगी। बट इन शॉर्ट होता क्या है, हाई प्रेशर से पानी लो प्रेशर की ओर जाता है, और जहां से पानी उठता है, मतलब जहां से ये ऐसे ऊपर आता है पानी, ठीक है, ये जो लेयर था यहाँ से मतलब ऊपर होके इस तरफ गया, तो इस एरिया को बोलेंगे हम अपवेलिंग, ठीक है। और जहां से नीचे गया, मतलब पानी जहां से नीचे मूव किया है, यहाँ पे आया तो इधर का पानी नीचे जाएगा ना, उसको हम बोलते हैं डाउन वेलिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से एडवेक्शन में मूवमेंट चलती रहती है, और ये भी होती है, ये डीपर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो सकती है, ओके। मरीन हीट वेव अगर हो जाती है, मतलब पानी अगर गर्म हो जाता है, तो क्या क्या फर्क पड़ सकता है। सबसे पहले तो भाई इकोसिस्टम खत्म हो जाएगी, मर जाएगी उसकी। हमने अभी अभी यहाँ पे देखा ना कि 4 मिलियन जितनी डेथ हो गई है पिछले 2014-16 के दौरान। फिर जो स्पीशीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल की जो स्पीशीज है वही अगर रिड्यूस हो जाएगी, तो आगे जाके जो दूसरी स्पीशीज है वो भी मर जाएगी। शिफ्टिंग स्पीशीज होगी, भाई नेटिव स्पीशीज माइग्रेट कर जाएंगी, अगर इधर का पानी गर्म हो रहा है तो इधर जाके रहने लगेगी कि चलो भाई दूसरी जगह चले जाते हैं। जबकि जो इन्वेसिव स्पीशीज होगी, जैसे कि जेलिस फिश, जिनको गर्मी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, वो रह जाएगी। फिर भाई टॉक्सिक ब्लूम हो सकता है, डीऑक्सीजनेशन हो सकता है, क्योंकि इतना गर्मी पड़ रहा है तो उधर से ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा और एल्गल ब्लूम हो जाएगा। फिर एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकता वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि मरीन हीट वेव कंट्रीब्यूट करती है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए, ठीक है। अगर पानी ज्यादा गर्म होता है ना, तो ही वहां पे साइक्लोन शुरू होने की पॉसिबिलिटी बनती है, कि पहले भाई लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर से डिप्रेशन बनेगा, डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन के साइक्लोन फॉर्म हो सकता है, ओके। ओके चलिए, अभी देखो कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। मरीन हीट वेव इवेंट जो है वो 1982 से डबल हो चुके हैं। इंडियन ओशन की हम बात करें तो ये 4 गुना बढ़ गए हैं, और एकदम जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली रैपिड वार्मिंग होती है इंडियन ओशन में, और स्ट्रॉन्ग एलिनोज बनते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं भाई। और टोटल नंबर ऑफ डेज विथ मरीन हीट वेव्स इंक्रीज हुआ है लास्ट सेंचुरी में बाय 50%। ओके डन है। अभी चलिए आगे देखते हैं कि एनटीपीसी ने भाई लिमिटेड सीसीटीई, मतलब एक क्लीन कोर थोरियम एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की है फॉर न्यूक्लियर एनर्जी सॉल्यूशंस, ओके। यहाँ पे देखो ये तो कंपनीज है, उसको हम हटाते हैं। मेन हमारा फोकस क्या है, हम एक्सप्लोर करेंगे डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अनील। अनील क्या है, तो एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी एनरिच लाइफ। हमारा इसमें मेन फोकस क्या रहता है, न्यूक्लियर को हम इजीली यूज कर पाए, वही जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो तो आपको पता है, ठीक है। ये जो मैंने बहुत बार वैसे बताया, ये जो बड़े बड़े ऐसे राउंड में हमने बनाए हुए होते हैं ना, जहाँ से धुआं निकलता है, ऐसा कोई भी हमारा न्यूक्लियर प्लांट होता है ना, वहां पे ऐसे ही बने हुए होते हैं। ये क्या होता है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। और बस यहाँ पे जो अनिल है वो क्या करता है, तो ये थोरियम बेस्ड रिएक्टर है, ये थोरियम का यूज करता है एज अ फ्यूल। किसने बनाया हुआ है, तो सीसीटीई ने बनाया है, क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने। ये किसका यूज करता है, तो भाई थोरियम का यूज करता है, और कुछ लिमिटेड में इसमें एनरिच यूरेनियम भी यूज किया जाता है, ओके। एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है भाई अनिल के, कि अनिल हम अगर यूज करते हैं फ्यूल, उसमें हमें क्या फायदा आएगा, ओके। देखो ये अनिल फ्यूल है, राइट। इस फ्यूल के अंदर क्या है, तो थोरियम एंड यूरेनियम है एनरिच्ड। अब इस अनिल का हम यूज कहाँ पे करने वाले हैं, तो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर के अंदर यूज करने वाले हैं, ओके। मेन आपको यही ध्यान रखना है, अनिल तो भाई ये फ्यूल है, फ्यूल का नाम है।
तो भाई सबसे पहले थोरियम यूटिलाइज हो जाएगा, यस, ऊपर से थोरियम के हमारे पास रिजर्व ज्यादा है कंपेयर टू यूरेनियम। फिर वेस्ट का रिड्यूस हो जाएगा, फिर ऊपर से हमारी कॉस्ट भी सेव हो जाएगी, और भाई नॉन प्रोलिफरेशन होगा, क्योंकि इस फ्यूल से, ये जो फ्यूल है ये नॉन वेपनाइज फ्यूल है, कि इसको एनरिच करके आप वेपन वेपन बना दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं थोरियम की, हम थोरियम की बात कर रहे हैं, ज्यादा पड़ा हुआ है। थोरियम कहाँ से आता है? तो एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मेटल है, ये एग्जिस्ट करता है इन नेचुरल सिंगल आइसोटॉप थोरियम 232। थोरियम में भी मिलता कहाँ से? तो थोरियम में मोनाजाइट के थ्रू मिलता है। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अंदर थोरियम के लार्जेस्ट रिजर्व है, इसलिए हम बोल रहे हैं अनिल का यूज कीजिए, ठीक है। अभी ना थोरियम अपने आप में फिजाइल नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली थोरियम को यूज नहीं कर सकते हो, बट हाँ, थोरियम किसी के साथ डाल दोगे ना, जैसे कि यूरेनियम 233 के साथ डाला, प्लूटोनियम 239 के साथ डाला, तो हो सकता है कि हम उसको यूज कर पाए, ठीक है। ये अगर आपको वहां पे लिखा होगा ना, नॉट डायरेक्टली यूजेबल इन थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, तो शायद आप गलत कर दो, क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं भाई थोरियम का तो यूज होता है, बट ध्यान देना होता है, बट सोलली नहीं हो सकता है, डायरेक्टली वो फिसाइल नहीं है। पहले आपको यूरेनियम या प्लूटोनियम को कुछ यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो यूज होगा, ओके। और ये लार्जेस्ट रिजर्व है, ये भी ध्यान रखना है। और किधर से ये मिलता है? तो मोनाजाइट आप खोलोगे तो वहां पे ये में साथ में मिलते हैं। किसका कितना कहाँ रिजर्व पड़ा हुआ है? तो भाई आंध्र प्रदेश में है 3 मेट्रिक टन जितना, 3.57। फिर उड़ीसा में 2.5, तमिलनाडु में 2.5, बंगाल में, केरला में, झारखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर जगह। अभी देखो, यूपीएससी ना ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है, यही मैंने आपको प्रैक्टिस में दिया है, इसलिए मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। और ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन भी पूछा है, देखो जैसे यहाँ पे पूछा है ना कि भाई ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एटॉमिक एनर्जी इज गेनिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस। तो भाई डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यहाँ पे हम इस तरीके से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं कि वरी से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनजीटी ने इशू किया है नोटिस टू सेंटर ओवर ओजोन लेवल एक्सीडिंग लिमिट्स इन दिल्ली। अभी देखो ओजोन, ओजोन मतलब O3, ऑक्सीजन के 3 एटम को मिला देते हो तो ओजोन बन जाता है। ओजोन को ना हम 2 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो भाई ग्राउंड लेवल ओजोन, और दूसरा जो एटमॉस्फेयर में हमारा ओजोन होता है वो। जो एटमॉस्फेयर में है ना, वो तो अच्छा है भाई, और वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। अभी ये जो यूवी रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ये आ जाए अल्ट्रावायलेट रेज, तो हमें कैंसर, स्किन रैशेस, ऐसा सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी होती है? तो यूवी ए, यूवी बी एंड सी। इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो बी वाली है ना, वो ज्यादा डेंजर होती है। तो भाई जो ऊपर का तो है ना स्ट्रेटोस्फेयर में, वो तो अच्छा है एटमॉस्फेयर वाला, बट जो ट्रोपोस्फेयर में आता है, जो जमीन के यहाँ पे हमने एक्सीड किया है, वो बुरी बात है, ठीक है। क्यों बुरी बात है? तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ये इमिट होता है तो ये गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है अपने साथ, इसलिए बुरा है। साथ ही साथ ये एक एयर पॉल्यूटेंट है जो कि ह्यूमन हेल्थ को खराब करता है, क्रॉप प्रोडक्शन को खराब करता है, इकोसिस्टम को भी खराब करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, O3 जो ग्राउंड की हम बात करें वो बुरा है, O3 जो एटमोस्फेयर की बात करें वो अच्छा है। एटमोस्फेयर में भाई और कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? तो भाई ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, और एट लास्ट एक्सोस्फियर, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन की हमने बात कर ली, अर्थ के एटमोस्फेयर में ग्राउंड लेवल ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अभी ग्राउंड लेवल ओजोन है वो शॉर्ट लिव सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, मतलब पॉल्यूटेंट है एयर में। सबसे ज्यादा ओजोन कब हमें देखने को मिलता है? तो भाई समर के दौरान में देखने को मिलता है। ओजोन पीक लेवल्स अगर इन समर, कहाँ कहाँ से ये भी आता है? तो व्हीकल के इमिशन में, फॉसिल फ्यूल में, ऑयल रिफाइनरी में, एक्सेट्रा में मिलता है, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने गाइडलाइंस भी इशू की हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए। अपना जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसमें बताया हुआ है कि भाई कितना होना चाहिए। तो 8 आवर की आप अगर एवरेज देखते हो तो ये 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए, और 1 आवर की देखते हो तो 180 माइक्रोग्राम मीटर क्यूबिक से कम होना चाहिए, ठीक है। ये वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर हो जाता है तो फाइन। इम्पैक्ट क्या है अभी भाई ग्राउंड लेवल ओजोन के? तो ह्यूमन हेल्थ को खराब करेगा, ठीक है। 1 मिलियन जितनी प्री मेच्योर डेथ एन्युअली होती है इसी की वजह से, और ऊपर से आपको एज्मा हो सकता है, ब्रोंशिटिस हो सकता है। फिर भाई क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है ये,
फिर एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम इम्पैक्ट कर सकती है क्योंकि ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी खराब करती है, और ऊपर से जो प्लांट होते हैं वो भी इसको ऑब्जर्व करते हैं और वो भी खराब होते हैं। ठीक है, अब ये इतना खराब है तो हमने भाई इसके लिए क्या क्या भाई इनिशिएटिव लिए हुए हैं। वर्ल्ड फेमस इनिशिएटिव है वियना कन्वेंशन। ठीक है, फिर उसके अंदर आपको अगर और देखना है कि ओजोन को ही हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो हमने भाई किगाली एग्रीमेंट किया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सब किसकी बात करते हैं, तो भाई ओजोन लेयर को हमें प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ ओजोन का इमिशन हमें कम करना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो भगा ही देता हूँ कि भाई हमने 2-3 बार अब इसकी बात की है स्मार्ट सिटी मिशन की। तो भाई उसका ये असेसमेंट की स्टडीज आई थी और क्या किसके रिलेटेड है, तो इन्होंने सार इशू किया है। सार समीक्षा सीरीज मतलब क्या है, तो स्मार्ट सिटीज एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन रिसर्च इनिशिएटिव। और इन्होंने ना 50 इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च स्टडीज भी बनाई है जिसको इन्होंने बोला है समीक्षा सीरीज। ओके, अब ये स्मार्ट सिटीज मिशन था क्या, सबसे पहले तो भाई तो 2015 में लाया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू आया था, मतलब कि पैसा जो होगा वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में बांटा जाएगा, मतलब दोनों खर्चा भी उठाएंगे मिलके। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, तो महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मेजरली इसमें हमने 100 सिटीज आइडेंटिफाई की थी और बोला था कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ड्यूरेशन क्या था, तो 5 साल का ड्यूरेशन था, जिसको एक्सटेंड किया है हमने 31 मार्च 2025 तक। अप्रोच क्या रहती है, तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करना है और प्लान सिटी प्रोजेक्ट्स को भी प्रमोट करना है। ओके, अभी हम इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। सबसे पहले एजुकेशन अच्छा हो गया है कि ऑलमोस्ट 2398 गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने उसको स्मार्ट बना दिया है, ताकि स्कूल स्टूडेंट जो है उनका भी एनरोलमेंट बढ़ गया है, टीचर की भी कैपेसिटी बढ़ गई है। फिर वुमेन सेफ्टी के लिए हमने ऑलमोस्ट 60,000 जिसने 6 CCTV कैमरास लगाए हैं और इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस बनाए हैं। और इसी की वजह से नागपुर जैसी जगह में हमने 14% जितने क्राइम कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सर्वेलेंस है आपके ऊपर कांस्टेंट। फिर एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट भी किया है, जैसे कि सिटीज क्रिएटेड इको पार्क, सिटी फॉरेस्ट, बिल्ड ग्रीन कॉरिडोर एसेट्रा को हम प्रमोट करते हैं। फिर भी स्किल डेवलपमेंट में भी काम आया है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट इंक्यूबेशन सेंटर एट तिरुपति। फिर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट में काम आया है, जैसे कि इंदौर एंड कवाराती इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अभी देखो यहाँ पे ना ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक्चुअली में नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि स्मार्ट सिटीज मिशन है, आपको पता है ये पूरी की पूरी सिटी का डेवलपमेंट के लिए हमने लाया हुआ है, राइट। हमने नीचे भी देख लिया ना, 100 सिटीज को चूज किया गया है कि इसमें जो सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा सबको हम बढ़ाएंगे। तो पूरी सिटी की बात की है, तो सिटी में क्या क्या आता है, सब कुछ आता है, राइट। एजुकेशन, एनवायरमेंट, स्किल्स, सैनिटेशन, सेफ्टी। तो इन लोगों ने सब कुछ डायमेंशन, मतलब और भी आपको अगर आ रहा है दिमाग में तो वो भी लिख दीजिए। तो सारे डायमेंशन यहाँ पे लिखे हैं और फिर आखिर में बोला क्या है कि अच्छा कर दिया है, दैट्स इट। जैसे कि उन्होंने बोला कि एजुकेशन अच्छा हो गया है भाई, इंक्रीज एनरोलमेंट हो गई स्टूडेंट की। फिर आखिरी में एक लाइन जोड़ दी कि भाई डिजिटल लाइब्रेरीज बन गई है ये जगहों पे। चलिए आप इग्नोर कीजिए, आपको जगह नहीं पता है, सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी लिखिए। फिर वुमेन सेफ्टी भी लिख दीजिए कि वुमेन सेफ्टी बढ़ गई है। जैसे कि उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरास और कॉल बॉक्सेस लगाए हैं, इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस। जगह नहीं पता, इग्नोर इट। आप एग्जाम्पल में ही यही लिखोगे कि सीसीटीवी कैमरास और इमरजेंसी बॉक्सेस लगाए हैं। फिर लिख दिया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में, तो हमने एनवायरमेंट को भी अच्छा करने की कोशिश की। अगेन कोई भी सिटी का एग्जांपल लिख दीजिए, बट हाँ बड़ी होनी चाहिए जो कि आपको पता हो कि हाँ ये कवर होगी अपना ये मिशन के अंदर। फिर देखो स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, बस उन्होंने एक एक स्फीयर को यहाँ पे कनेक्ट किया है और उनका एक एक एग्जाम्पल लिख दिया है। समझ रहे हैं, राइट। वैसे ही हमें इंटेलिजेंट काम करना होता है। हर जगह आप याद नहीं रख सकते हो तो, बट इंटेलिजेंट तो बन सकते हो हर जगह, राइट। और ये क्यों जरूरी है, देखो यूपीएससी ने स्मार्ट सिटी के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसमें से एक क्वेश्चन है कि भाई ब्रीफ बैकग्राउंड बताइए, क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजीज ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। ओके चलिए अभी बाजू की न्यूज देखते हैं। क्या बोला गया है कि भाई रशिया हैज डिक्लेयर्ड अ फेडरल लेवल इमरजेंसी आफ्टर ऑयल पोल्यूशन अलोंग द ब्लैक सी कोस्ट। सबसे पहले तो हम इसी लाइन को याद रखेंगे, अगर कोई भी पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है ना आपको, तो आप इसको यूज करोगे। कि जैसे ये रशिया ने रिसेंटली फेडरल लेवल इमरजेंसी बता दी क्योंकि ब्लैक सी में बहुत हमने पॉल्यूशन कर दिया था,
क्यों ज़रूरी है ये क्वेश्चन? तो देखो यहाँ ऑलरेडी यूपीएससी ने 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई ऑयल पॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स बता दीजिए ऑन मरीन इकोसिस्टम, और ऑयल पॉल्यूशन पर्टिकुलरली कैसे हार्म करता है कंट्री लाइक इंडिया को। ये हमने लिख भी लिया है वैसे। ये आपको आंसर अगर देखना ना तो आप क्या करना, 15 और 16 दिसंबर का वीडियो एक ही वीडियो है। 15-16 दिसंबर का जो वीडियो है उसको देखना। यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर रखा है ये क्वेश्चन। ओके, अभी पढ़ते हैं ऑयल पॉल्यूशन के ऊपर। इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहले इम्पोर्टेंस बता दें मैं आपको। अभी देखो ऑलिव पॉल्यूशन में क्या-क्या आ सकता है। भाई ऑयल स्पिल हो गया, मतलब कि आपकी कोई बड़ी-बड़ी शिप्स है, कोई टैंकर्स है, वहाँ से कोई ऑयल लीक हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑयल स्पिल, ठीक है? फिर ऑयल डिस्चार्ज, कि आप जानबूझ के मरीन एनवायरनमेंट में अपना ऑयल डिस्चार्ज करते हो, नेचुरली सीप करते हो, या फिर लैंड बेस्ड सोर्सेज से यहाँ पे जाता है, अनट्रीटेड सीवेज हो गया, स्ट्रॉम वाटर हो गया, रिवर, कोस्टल रिफाइनरीज, तो भी पॉसिबल होता है। और दूसरा है ऑयल स्लीक। ऑयल स्लीक मतलब क्या होता है कि कोई सॉल्ट वाटर वाला एरिया है या फिर कोई वाटर सरफेस है, वहां पे थिन लेयर में अगर ऑयल फ्लोट होता है तो उसको हम बोलेंगे ऑयल स्लीक। क्योंकि क्या होता है, पानी और ऑयल मिक्स नहीं होते ना। आपने अगर कभी बार देखा हो ना तो क्या करो, देखना हो तो कोई ग्लास ग्लास में पानी भरो या फिर कटोरे में पानी भरो, हल्का सा ना 2-4 ऐसे बूंदे छिड़क दो आप ऑयल की, देखना ऑयल मिक्स नहीं होगा, बस उसकी लेयर ऐसा बन जाएगी पानी के ऊपर। बस उसी को हम बोलते हैं ऑयल स्लीक। पर ये बड़े एरिया में हम बात कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको ग्लास पानी का तो छोटा बताया। तो भाई मेनली ऑयल पॉल्यूशन आपका ऑयल फ्लोट्स, सॉरी, ऑयल लीक से हो सकता है, ऑयल डिस्चार्जेस हो सकते हैं, फिर ऑयल स्पिल हो सकता है, ठीक है? दूसरे भी हो सकते हैं, इधर ये बताया गया है। इम्पैक्ट क्या होगा ऑयल पॉल्यूशन का? तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि फिश, टर्टल, ये सब मर जाएंगे फिर, ठीक है? फिर आपका जो कोस्टल मरीन हैबिटेट है वो खराब हो जाएगा, जैसे कि कोरल रीफ, मैंग्रोव्स, मार्शेस, उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये फर्दर जो उनके ऊपर डिपेंडेंट स्पीशीज है उनको मार देगा। फिर सोशियो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं, जो फिशरीज सेक्टर है वो इम्पैक्ट पड़ जाएगा, जो फिश को ही पकड़ के जीते हैं। अगर आपने पानी खराब किया तो फिश खराब हो गई, और जो फिश पकड़ने वाले हैं उनको फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। और हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, कि समझ लीजिए कोई फिश है, उसने ऑयल को कंज्यूम कर लिया है और कोई अक्यूमुलेशन होके वो चीज़ बुरी बन गई है। अभी उसी फिश को आप खाते हो, तो आप भी बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे होता था ना मर्क्यूरी, जापान में ना मर्क्यूरी का कंटामिनेशन पानी में हमें देखने को मिलता था। फिर होता क्या था कि उधर की जो फिश थी, वो इस मर्क्यूरी को खाती थी, और फिर जब वही फिश जापानीज लोग खाते थे, तो वो मर जाते थे। अब वो डिजीज हो जाता था, मीना माता, ठीक है? इसी के ऊपर से मीना-माता कन्वेंशन भी साइन है, और मीना-माता जगह भी है, और मीना-माता डिजीज़ भी है। क्यों हुआ था? तो मर्क्यूरी में। तो वैसे हो सकता है ना कि ऑयल पॉल्यूशन से भी कोई फिश में बुरा हो जाता है, और फिर हो जाता है आपकी भी तबीयत खराब। फिर रेमेडियल मेजर्स क्या हम हो सकते हैं? तो ये सबसे पहले तो आप बायो रेमेडिएशन लेके आइए। कोई-कोई ना बैक्टीरियाज़ होते हैं कि वो खुद उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं कि वो खुद ऑयल को क्लियर कर देंगे अपना पानी से। जैसे कि ऑयल ज़ेपर या फिर ओलियोवोरस, ये नाम है, ठीक है? बैक्टीरियाज़ के। फिर बूम्स और स्कीमर्स होते हैं, आप उसको भी लेके आ सकते हो। ये ना आपने देखा भी होगा, इवन नहीं देखा ना तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार गूगल में सिर्फ फ़ोटो देख लीजिए। ये ना बड़े-बड़े से डिवाइसेज़ होते हैं, ये बस पानी को क्लियर करने के काम आते हैं या फिर पानी को खराब होने नहीं देते, ठीक है? फिर होता है सॉर्बेंट्स। सॉर्बेंट्स क्या है? आई डोंट सॉर्बेंट्स, सॉर्बेंट्स क्या है? बड़े-बड़े स्पॉन्ज हैं कि आप बस पानी में डालो और ये स्पॉन्ज की तरह सारा का सारा ऑयल अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप ऑयल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ऑयल पॉल्यूशन के लिए क्या-क्या हमारे पास कन्वेंशन या ट्रीटीज़ है? तो भाई मार्पोल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। फिर ओपीआरसी 1990 है, ऑयल पॉल्यूशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स कोऑपरेशन। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल लायबिलिटी फॉर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज 1992। और एट नेशनल लेवल है हमारा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान 1996। ओके, याद आपको रखना, रशिया ने ये किया था। और कहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ था? तो भाई कर्ज स्ट्रेट के यहाँ पे स्पिल हुआ था। और कौन सा फ्यूल गिर गया था? तो भाई मज़ट गिर गया था, ये फ्यूल का टाइप है, ठीक है? नॉन एज मज़ट। अभी ना मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए, जो कर्ज स्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, ये कर्ज स्ट्रेट कहाँ पे आता है? और दूसरे कौन-कौन से स्ट्रेट हैं
जो इसी के साथ कनेक्टेड है, जो लाइन में आता है इसके, क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। अभी हमारी आखिरी हम न्यूज़ कवर कर लेते हैं। रिसेंटली आईपीबीएस एक बीईएस की रिपोर्ट आई थी, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस। किसके बेस पे रिपोर्ट थी? तो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हम कैसे ला सकते हैं उसके बेस पे। ओके, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज को देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा चेंज है जिसके थ्रू हम सिस्टम वाइड शिफ्ट लेके आते हैं इन व्यूज, स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस। व्यूज में भाई अपनी थिंकिंग आ जाएगी, स्ट्रक्चर में जो अपने ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस है वो आ जाएगा, और प्रैक्टिसेस में डेफिनेटली हमारे बिहेवियर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर ना हमने 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं, बट वो सब काम का नहीं है, ये आपको ना एथिक्स में काम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आप उधर यूज कर सकते हो कि कैसे इक्विटी, जस्टिस, या फिर प्लूरलिज्म एंड इंक्लूजन, रिस्पेक्ट एंड रेसिप्रोकल ह्यूमन नेचर, इलेक्टिव लर्निंग, बट यूजुअली डायरेक्ट काम नहीं आ सकता। या फिर इसकी स्ट्रेटजीज देख लीजिए, वो भी अच्छी है कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज कैसे ला देना ताकि हम ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा पाए। तो भाई हमें कंजर्व, रिस्टोर या जी रेजनेट करना है वैल्यूज को, जैसे कि नेपाल वालों ने किया, कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोग्राम लेके आ गया कि भाई सारी कम्युनिटी साथ आए और फिर वो फॉरेस्ट को मैनेज करें। इंडिया में भी ऐसा बहुत सारी जगह पे चलता है। ठीक है, हम तो बनाते भी हैं कायदे से काउंसिल कि भाई इसमें इंक्लूड करो ट्राइबल्स को भी और उनसे सीखो। हमने एक और चीज बनाई हुई है, चलो इससे अलग हो जाएगा, बट हमने ट्राइफेड बनाया हुआ है, आपको पता हो तो। ठीक है, फिर हमें भाई ऐसे सेक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है नेचर के डिक्लाइन के लिए, उसके ऊपर खास फोकस करना है, जैसे कि एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक्स, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट। फिर हमने ट्रांसफॉर करना है इकोनॉमिक सिस्टम को फॉर नेचर एंड इक्विटी, क्योंकि हमारी जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, जो भी हम जीडीपी कमाते हैं, उसमें से मोर देन 50% जितनी कहाँ से आती है? तो नेचर के बेस के ऊपर आता है, डिवन वेन हाई हो या मॉडरेट हो, बट होती नेचर के बेस से है। फिर हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपनी गवर्नेंस सिस्टम को टू बी इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल। जैसे जो गालापागोस आइलैंड है, वहां पे उन्होंने गालापागोस मरीन रिजर्व जो बनाया है, वहां पे बोला है कि भाई इकोसिस्टम बेस्ड हमारी गवर्नेंस होगी, ऐसी गवर्नेंस जो कि इकोसिस्टम के साथ चले, उनके साथ हेल्प के करे, कि ऐसा नहीं कि इकोसिस्टम को हम खराब करते जाएंगे और खुद बस प्रॉफिट कमाते जाएंगे। और एट लास्ट हमें शिफ्ट करना है अपना व्यू टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन नेचर इंटरकनेक्टेडनेस। ये हमने बोला भी है ना, जो लाइफ इनिशिएटिव बोला उसमें क्या बोला है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये उसके बेस से आता है ना, क्योंकि ह्यूमन और नेचर कनेक्टेड है। तो जो आपकी पॉलिसीज आप बनाइए, जो आप अपना काम कर रहे हो, वो भी दोनों का कनेक्टेड काम होना चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आएगा। अभी देखो इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली तो क्वेश्चन आने से रहा, बट हम यूज कैसे कर पाएंगे? कोई इसके जैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया को क्या करना चाहिए या फिर वर्ल्ड को क्या करना चाहिए, वहां पे आप लिखिए वी शुड फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी या फिर नेशन से सस्टेनेबिलिटी, और उसमें लिखिए आप कि कम्युनिटी लेड प्रोग्राम्स लाने चाहिए, हमें ह्यूमन और नेचर के इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिर जो हमारी इकोसिस्टम है, उसको हमें नेचर और इक्विटी में रिकॉग्नाइजेशन भी देना चाहिए और उसके रिलेटेड काम करना चाहिए। वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आप पॉइंट कोई भी पढ़ो, कोई भी चल रहा हो, डजेंट मैटर, आप इसका यूज कहाँ पे कर पाओगे वो काम का है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है यूपीएससी में। ओके, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज में हमें भाई चैलेंजेस क्या क्या है? तो भाई टेक्नोलॉजी नहीं है सबके पास, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ज्यादा चल रही है, पॉलिसी की इनएडिक्वेसीज है कि हर कोई पॉलिसी अडॉप्ट ही नहीं करता है, फिर इकोनॉमिक इनएडिक्वेसीज है, डिस्पैरिटीज है, कोई के पास तो बहुत पैसे है, कोई के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और फिर कॉलोनियल रिलेशन भी है कि हम एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की तो बात करते हैं, बट लोगों को जो कंट्रीज है उन लोगों के बीच में उतना कॉपरेशन नहीं है, क्योंकि भाई कोई कंट्री है वो कॉलोनियल पास्ट रहा है और दूसरी कंट्री को उसको कॉलोनाइज की थी, दोनों कैसे साथ मिलकर काम कर पाएंगे? फिर है आईपीबीएस, ये जो रिपोर्ट बाहर निकाला है उसकी बात चल रही है, हमने पहले भी इसको कवर किया हुआ है 2-3 बार, फिर से एक बार। एक बार देखो आईपीबीएस के नाम में ही क्या है, तो बी फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड ई एस फॉर इकोसिस्टम। तो दोनों को ये सर्व करने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इनका काम भी क्या होगा, इन्हीं सबको बचाना होगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज में कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल यूज करना, ह्यूमन वेलबींग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
तो बॉन जर्मनी में हेडक्वार्टर है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। बट डू रिमेम्बर, ये कोई यूएन की बॉडी नहीं है, ठीक है। इवन दो जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो इसको सेक्रेटरीट जरूर प्रोवाइड करता है, मतलब वो सेक्रेटरीट देता है। ओके, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट करोगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज कवर करते हैं। शॉर्ट न्यूज इतना खास नहीं है तो जल्दी कवर हो जाएगा। सबसे पहले भाई साउथ कोरिया, तो रिसेंटली साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हो गया, आपने देखा ही होगा। अभी साउथ कोरिया में भाई इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें देखने की है हमें, तो मेजर हमारा लोकेशन ही होता है, तो यहाँ से हम लोकेशन ही देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो साउथ कोरिया को और नॉर्थ कोरिया को कौन सी बॉर्डर डिफाइन करती है, अलग अलग कौन सी करती है, तो ये जो बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं 38 पैरेलल, ठीक है। मतलब 38 इन शॉर्ट, इतना याद रखिए ना, इतना काफी है, ठीक है। हमारे जो लेटीट्यूड होते हैं वो सारे के सारे के नाम होते हैं अलग अलग, तो इसका जो ये जो लेटीट्यूड है ना, यहाँ से 38 लेटीट्यूड पास होता है, इसीलिए 38 लेटीट्यूड रख दिया। फिर यहाँ से कौन कौन सी भी वाटर बॉडीज है, तो यहाँ पे येलो सी है, फिर यहाँ ईस्ट चाइना सी है, और यहाँ पे भी सी ऑफ जापान है। फिर दूसरा और क्या क्या वाटर बॉडीज आती है, तो ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं कोरिया बे, ठीक है। कोरिया कोरिया ही है बाजू में, इसलिए कोरिया बे, ये तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो दो स्ट्रेट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एक तो ये है जो कि कोरिया को और जापान को अलग करता है, तो इसका नाम क्या होगा, तो कोरिया स्ट्रेट। इन लोगों ने बहुत इजी नाम रखे हुए हैं कि आपको एग्जाम में आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जो आपको एक्चुअली में याद रखने में हेल्प करनी है, थोड़ा सा हेल्प क्या यार, थोड़ी मेहनत करनी है। तो ये आपको छोटा सा आइलैंड जैसा दिख रहा है ना, ये आइलैंड का नाम है जेजू आइलैंड, ठीक है, जेजू आइलैंड। और इस आइलैंड को कौन सी भाई स्ट्रेट सेपरेट करती है, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेट होगी ना, तो ये जो सेपरेट करती है इसका नाम है चेजू। आइलैंड का नाम जेजू, जेई, और जो स्ट्रेट है उसका नाम चेजू, ठीक है, चेजू स्ट्रेट। ओके, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं। हाँ, ये जो आइलैंड यहाँ पे डिस्प्यूटेड है, ये जो ऊपर आप जैसे जैसे हम जाते हैं तो एक डिस्प्यूटेड आइलैंड का नाम है, जो कि भाई रशिया के और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है। वो आइलैंड का नाम हमें मुझे आप बता दीजिए, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ये येलो सी, सी ऑफ जापान, जेजू आइलैंड इज लार्जेस्ट लोकेटेड इन कोरियन स्टेट हान और नेगडोंग रिवर, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये भाई तिबेक माउंटेन रेंज, वो मैं बता देता हूँ। ये तिबेक माउंटेन रेंज कहाँ पे आती है, तो इसके राइट हैंड में पड़ती है, ये वाले एरिया में, ठीक है, तिबेक। और इवन रिवर भी देखना हो ना, तो यहाँ से गुअम रिवर जाती है और यहाँ से हान रिवर जाती है, ठीक है, GH, गुआम और हान। बट इग्नोर करो यार, उतना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी चलिए आगे देखते हैं। फिर है देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, तो समझ लीजिए कोई भी एक कंट्री है, वहां पे तो उन्होंने कोई माल बना दिया, वो सस्ता पड़ रहा है हमारे कंपेयर में। एग्जाम्पल लेते हैं, चाइना का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए चाइना में कोई एक बंदा, यार ये पेन, चाइना में कोई एक बंदा भाई गेहूं बेच रहा है, गेहूं नहीं लेते हैं, बॉटल बेच रहा है, ठीक है, बॉटल, बॉटल पकड़ते हैं, स्टील की बॉटल है फॉर एन एग्जाम्पल, और वो उसकी नॉर्मल कॉस्टिंग होती है 100 रुपए। पर चाइना ये सोच रहा है कि यार हमारे यहाँ पे तो बहुत बड़ी बॉटल पड़ी हुई है, हम एक काम करते हैं, इंडिया में ये बॉटल भेज देते हैं, और इतनी बेचते हैं, इतनी बेचते हैं कि वहां की मार्केट ही कोलैप्स हो जाए। चलो कोलैप्स करने का सोचा या ना सोचा, बट इन शॉर्ट भेजने का सोच लिया। और क्या सोचा कि हमारे यहाँ तो बहुत पड़ी हुई ना, तो हम ये करेंगे कि इंडिया में जो बॉटल भेजेंगे ना, वो बॉटल हम सिर्फ 80 रुपए में ही दे देंगे। मतलब नॉर्मल प्राइस क्या थी, ये नॉर्मल प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, बट हमारे यहाँ पे कितने में ये लोग बेच रहे हैं, 80 में। तो होगा क्या, नॉर्मल प्राइस से भी कम में ये अपनी चीज बेच रहे हैं, और जो हमारे यहाँ पे भी जो मैन्युफैक्चर होगा, उसको डेफिनेटली 80 से तो महंगा ही पड़ रहा होगा बनाना। तो अगर ऐसा होता है ना, तो हमारे यहाँ का ट्रेड पूरा इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, सस्ती ही चीज खरीदेंगे कि यार 80 रुपए में मिल रहा है, इसको खरीद लो खरीद लो खरीद लो, राइट। तो ऐसा कुछ ना हो कि बाहर की सस्ती चीजें हमारे यहाँ पे न घुस जाए, इसीलिए उसको हम रोकते हैं। अभी देखो पहले तो ये सस्ती चीज हमारे यहाँ पे बेचते हैं ना, इसी को बोलते हैं डंप करना। कि वो बोलते हैं कि यार कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया, अभी कचरे में जाने देना, उससे तो अच्छा है किसी कंट्री में जाने देते हैं। हम क्या करते हैं कि सामान कोई ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर कोई खाना पीना ज्यादा ही हो गया, तो फिर वो कचरे में जाता है। वैसे ही ये लोग बोलते हैं कि मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, तो भले ही सस्ते में देना पड़े, पर किसी कंट्री को दे दीजिए, तो डंप कर दीजिए कंट्री में, ऐसा समझ लीजिए।
तो इसी डंपिंग न हो पाए इसलिए इंडिया उसके सामने टैक्स लगा देता है। तो इसी टैक्स को बोलते हैं डंपिंग के सामने एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। और क्या ये एंटी डंपिंग ड्यूटी वो डब्ल्यूटीओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। इवन जो जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ 1994 है, उसके आर्टिकल 6 में ये बताया गया है कि हाँ भाई ऐसा आप कर सकते हैं। मैंने चाइना का एग्जांपल क्यों लिया था? तो रिसेंटली हमने डंपिंग ड्यूटी लगाई है पीवीसी के ऊपर और पेस्ट रेजिन के ऊपर फ्रॉम चाइना और अदर 5 कंट्रीज से जो आ रही थी वो, ठीक है। इवन लगाई नहीं है, रिकमेंडेड की है कि बट डेफिनेटली हम लगा देंगे 2-3 दिन में ही। अभी ना इसी के जैसा सेम टू सेम भी होता है जिसका नाम होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ही लेके चलिए। बट जो सामने वाली कंट्री है ना, यहाँ पे सामने वाली कंट्री चाइना है, वो कुछ चीज का प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। ऐसा हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ही पकड़ लो फॉर एन एग्जांपल, पीवीसी के लिए समझ लो चाइना बोलती थी कि आप 10 रुपए का पीवीसी बनाओ और 2 रुपए की हम सब्सिडी दे देंगे। तो वो सब्सिडी देती थी ताकि एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल सके, ठीक है। तो हम इसी को पकड़ते हैं कि सामने वाली कंट्री ने अगर किसी चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी है, उसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे डंप ही करना इन शॉर्ट तो उन्हें। तो ऐसा न हो पाए इसीलिए हम काउंटर वेलिंग कर देते हैं कि सामने वाले ने सब्सिडी दी ना, तो इस सब्सिडी को काउंटर कर देते हैं। काउंटर कैसे करेंगे? टैक्स से करेंगे, सिंपल। तो वो जो टैक्स लगाते हैं उसका नाम क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। गॉट इट? सब्सिडी का काउंटर किया टैक्स से, इसीलिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या है कि माल जो है उससे भी सस्ते में ये लोग बेच रहे हैं। सब्सिडी दी ना दी अलग बात है, पर सस्ते में दे रहे हैं। ओके, दोनों का मतलब और समझ गए आप, राइट? ओके, चलिए। फिर है भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। इसको 2 साल हो गए हैं और इसके थ्रू हमारा जो ट्रेड है वो भी अच्छा खासा हो गया है। ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, खामखा दिमाग खराब होता है और याद रहेगा नहीं वो अलग बात है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो एग्रीमेंट है 2022 में आ गया था, इसके थ्रू क्या फायदा हुआ है? तो इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 96% में टैक्स नहीं लगता है। हमारा टारगेट है कि बाई 2026 हम इसको 100% तक पहुंचा देंगे। और जो एक्सपोर्ट्स है उसमें 85% जितने गुड्स पे टैक्स नहीं लगता है। हमारा टारगेट है 26 तक इसको हम 90% पहुंचा देंगे। और हमारा ऑलरेडी वर्किंग प्रोग्रेस है हमारा सेका, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसकी हम टाइमलाइन देख लें, नीचे मैं आपको बताता हूँ। किधर गया यार? सबसे पहले भाई क्या होता है हमारा? पीटीए साइन होता है। पीटीए में हम क्या बोलते हैं कि भाई ये गुड्स कुछ गिन लो, ये 2-4 गुड्स है, इस पे ना आप टैक्स नहीं लगाना, ठीक है, टैक्स नहीं लगाना। फिर इसके आगे हम चले जाते हैं तो हमारा एफटीए साइन होता है। इसमें बोलते हैं कि ये 2-4 गुड्स में आप लगाना और इनके अलावा किसी पे नहीं लगाना, ठीक है। तो 2-4 पे टैक्स लगाना है, बाकी सारों पे नहीं लगाना है। फिर इसके भी ऊपर चले जाते हो तो आप इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन करते हो, जैसे वो इंडिया अपना वो अ, ऑस्ट्रेलिया के साथ करने वाले हैं, ठीक है, सेका। फिर सेका के जैसा ही होता है सेपा, इसमें सिर्फ नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। फिर भाई इसके भी ऊपर आप चले जाते हो तो आपका हो जाता है ट्रेड यूनियन, कि जो भी ट्रेड की चीजें होंगी वो उसको आप साथ में डिस्कस करोगे। और फिर उसके भी ऊपर चले जाते हो तो आपका बन जाता है पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है। पॉलिटिकल यूनियन का एग्जांपल क्या है? यूरोपियन यूनियन। वो डिसीजन भी सब आपस में एक साथ लेते हैं कि कौन सा टैक्स रखना, क्या रखना, किस पे टैक्स और ज्यादा बढ़ा देना, कम कर देना, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये सेका सेपा मतलब क्या? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहाँ पे कॉपरेशन है, यहाँ पे पार्टनरशिप है। उसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप ज्यादा बड़ा है, बट यूजुअली दोनों चलते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर रियल टाइम एक्सचेंज रेट, ये से भी बताना था, अगेन वापस नहीं जरूरत है, चलिए ना। रियल टाइम देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो करेंसी की वैल्यू होती है ना उसको दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अ, हमारे इंडिया में हम 100 रुपए में, ठीक है, 100 रुपए में एक बर्गर खरीद सकते हैं, ठीक है। और सेम अभी इसी बर्गर को हमें अगर खरीदना है तो यूएसए में हमें कितना रुपया देना पड़ता है, कितनी करेंसी देनी पड़ती है, इसको हम कंपेयर करते हैं। तो इस यही चीज होती है एक्सचेंज रेट हमारा, ठीक है। अभी नॉर्मल एक्सचेंज रेट मत पकड़ना करेंसी वाला, ये गुड्स को हम देखते हैं, ठीक है। ये सब कुछ देख लेते हैं कि एक्चुअली में
ये जो चीज़ है उससे आप कितना चीज़ें खरीद पाते हो। कंपैरेटिवली आपकी जो करेंसीज़ है वो कितना बढ़ी या घटी है। और इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है नीर, एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है रीर, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल में इन शॉर्ट क्या है कि हम होता है ना इन्फ्लेशन को हम काउंट नहीं करते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं कि भाई करेंसी कंपेयर कर ली कि भाई रुपए के कंपेयर में हम इतना-इतना ले सकते हैं, जापानीज़ येन के कंपेयर में हम इतना-इतना ले सकते हैं। ये 4-5 करेंसीज़ होती है, उसी को कंपेयर किया जाता है। बास्केट ऑफ करेंसीज़ होती है, उसको कंपेयर किया जाता है कि कौन-सी करेंसी के कंपेयर में हम कितना बढ़े हैं या फिर घटे हैं। एग्ज़ाम्पल कैसे लगेगा कि समझ लीजिए कि पहले जापानीज़ येन को आप कंपेयर करते थे तो हमारा था कि भई 2 जापानीज़ येन आप खरीदो ना, तब जाके आपको 1 मैगी मिलती थी, ठीक है? और अभी महँगाई बढ़ी और पता चल गया कि भई 3 जापानीज़ येन आप दोगे न, तब आपको 1 मैगी मिलेगी। बल्कि इंडिया में क्या रहा, सेम टू सेम रहा। तो उसका मतलब क्या है कि पहले भी इंडिया में इतना ऐसे ही मैगी मिलती थी और अभी भी इतने पे मिलती है। मतलब क्या है कि जापानीज़ येन डिप्रिशिएट हो गया हमारे कंपेयर में, क्योंकि अभी वो मैगी खरीदने के लिए जापान को 1 येन ज़्यादा देना पड़ा, राइट? बट हमारा तो सेम ही है। हम पहले भी ₹10 में लेते थे और अभी भी ₹10 में लेते हैं, तो हमारी करेंसी ज़्यादा स्टेबल रही और अप्रिशिएट की है कंपेयर टू जापानीज़ येन। और बस इसी चीज़ में आप अगर इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हो, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होगा और इन्फ्लेशन को काउंट करते हो, तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा रियल एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है? क्योंकि ये जो प्राइस बढ़ी है, उसमें इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा, राइट? तो बस उसको काउंट कर लो तो रियल और उसको काउंट ना करो तो नॉमिनल, दैट्स इट। न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ना, उसने रिकॉर्ड हाई मारा है, 108 तक पहुँच गया था और नवंबर 2024। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? तो वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसीज़। मैंने जो बताया ना वही हम कंपेयर करते हैं कि किससे कितनी कैपेसिटी है करेंसी की, दैट्स इट। ओके, फिर एक्सरसाइज सूर्य किरण तो नेपाल के साथ साइन हुई है, दैट्स इट और कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे देख लीजिए तो कामराज पोर्ट, तो रिसेंटली जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, वो कामराज पोर्ट की बाय 154% तक बढ़ गई है, उसके लिए न्यूज़ में था। कामराज पोर्ट कहाँ पे है? तो कोरोमंडल कोस्ट में है, चेन्नई के यहाँ पे। ये ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है, जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज़ एक्ट के अंदर, ठीक है? क्योंकि एज़ अ कंपनी ये रजिस्टर्ड है, तो कंपनी एक्ट में ही होगा, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, वही होगा डेफिनिटली। और ये डिक्लेयर हुआ एज़ अ मेजर पोर्ट अंडर इंडियाज़ पोर्ट एक्ट 1908। और देखो यस लिखा ही हुआ है, देखो इनकॉर्पोरेटेड इन्नोर पोर्ट लिमिटेड अंडर कंपनीज एक्ट, यस। और ये एक लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल है, देखो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल मतलब क्या होता है? लैंडलॉर्ड का मतलब क्या है? मकान मालिक, राइट? वैसे ही यहाँ पे क्या है? तो बस मकान मालिक है, आपको इसका रेंट देना पड़ता है। वैसे ही इधर मकान मालिक कौन है? सरकार मकान मालिक है और जो ये कंपनी है वो उसकी मकान में रहने वाले हैं। तो इसके बदले जो ये जगह होती है ना उसके पोर्ट का कायदे से जो ये प्राइवेट कंपनी है वो भाड़ा देती है सरकार को। ओके? कि इसमें देखो ये मंथली मंथली नहीं दिया जाता है डेफिनिटली, सालों का करार जो एग्रीमेंट होता है कि भई 5 साल का, 10 साल तक का, उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जाता है। अदर पोर्ट्स कौन-कौन से हैं तमिलनाडु के? तो वही चेन्नई पोर्ट है और कत्तुपल्ली पोर्ट है। ये याद रखना क्यों ज़रूरी है? देखो वैसे तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन कम पूछता है, बट उन्होंने 2023 में पूछ लिया था। तो अभी अगर न्यूज़ में आता है तो हम याद रख लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएँगे, पर याद रख लेंगे, ठीक है? तो चेन्नई का पोर्ट कामराजर आपको याद रखना है, ठीक है? तमिलनाडु का, चेन्नई के बाजू में पड़ता है, ओके। फिर है क्वांटम टेलीपोर्टेशन, तो कुछ भी नहीं है, टेलीपोर्टेशन में ये लोग क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज़ करते हैं। एंटेंगलमेंट मैंने आपको बहुत बार बताया है, 2 जिस्म एक जान वाली बात है कि एक में आप चेंज कर दो, तो दूसरे में कितना भी दूर रहा हो, थोड़ा-सा चेंज हो ही जाएगा, ठीक है? अभी समझ में नहीं आता तो इग्नोर कीजिए, बट रट्टा मार लीजिए कि ऐसा होता है एंटेगलमेंट में कि दोनों एकदम जुड़े हुए हैं कि कितना भी दूर रखा हुआ हो बट एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज आएगा उसमें। और इस टेलीपोर्टेशन में हम क्या बात कर रहे हैं? तो बस ट्रांसफर की बात कर रहे हैं क्योंकि टेलीपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करने का होता है ना, तो दैट्स इट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम इंटेंगल स्टेट्स में किसी भी चीज़ को उसी के जैसे रखते हुए जल्दी से ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, बस ट्रांसफर जल्दी हो जाएगी, दैट्स इट, उतना ही याद रखिए। अभी देखो ये क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम फिजिक्स ऐसा है ना कि समझना मुश्किल है क्योंकि आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, आपको सब कुछ हाइपोथेटिकली समझना होता है, तो ये हार्ड होता है, ठीक है? अगर रियल लाइफ एग्जांपल मिलने लगे, तो मैं आपको समझा भी पाऊँ, बट इसमें मुझे भी हाइपोथेटिकली ही समझाना होता है कि ऐसा मान लीजिए कि ऐसा होता है, क्यों होता है, क्या होता है, वो तो क्या पता भई। फिर है देखो पीएम अभीम,
पीएम अभी मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पे हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात करते हैं कि जो भी उसमें दिक्कत है उसको इम्प्रूव करो, वेदर इट इज एट अर्बन रिवर और रूरल एरिया। और इसमें हम क्या-क्या बनाएँगे, तो भई अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बनाएँगे, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाएँगे, क्रिटिकल हेल्थ हॉस्पिटल्स बनाएँगे एटसेट्रा, ठीक है? अभी देखो याद क्या रखना है, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम तो है, बट इसके कुछ-कुछ कंपोनेंट्स है ना, वो सेंट्रल सेक्टर भी है। उधर जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आप उधर हाँ बोल दोगे, 100% सेंट्रल सेक्टर है, हाँ बोल दोगे, स्पॉन्सर्ड हाँ बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। ये दोनों मिक्स में है। फिर हमारी लास्ट है फिशिंग कैट। तो रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। कॉलरिंग मतलब इसके कॉलर बाँधा जाएगा गले में, दैट्स इट, ताकि हमें पता चले ये कहाँ पे है, किधर है एटसेट्रा। और ये कहाँ पे हम बाँधने वाले हैं, तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे। कहाँ पे पड़ती है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो गोदावरी एस्चुरीज़ के एरिया में पड़ती है और कोरिंगा रिवर यहाँ से बहती हुई जाती है। फिशिंग कैट, तो फिशिंग कैट पावरफुल फेलाइन होती है। फेलाइन मतलब क्या? या फिर फेलाइन मतलब क्या? जो कैट की जो भी स्पीशीज होती है ना उसको हम फेलाइन बोलते हैं। और ये जो फिशिंग कैट है वो भाई नॉर्मल जो कैट होती है उससे डबल साइज में होती है। वेटलैंड मैंग्रोव्स के एरिया में ये लोग रहते हैं और ये नॉकटर्नल होती है, मतलब रात के दौरान ये एक्टिव होते हैं। दूसरा क्या होता है, फिर दूसरा डायर्नल होता है और क्रेपस्क्यूलर होता है। डायरनल मतलब डे के दौरान जो एक्टिव है, क्रेपस्कुलर मतलब जो इवनिंग और सनसेट और सन राइज के दौरान जो एक्टिव है, मतलब जो बीच वाला जो एरिया होता है वहां पे। इसके थ्रेड्स क्या है, तो भाई वेटलैंड इसका डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, प्रे फिश ड्यू टू अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। फिर इसका स्टेटस वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 में इसको रखा जाता है। ओके, मेनली हमें यही याद रखना है, ये कोरिंगा रिवर, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये फिशिंग कैट्स के कैरेक्टरिस्टिक कि भाई नॉक्टर्नल है और फेलाइन है, ठीक है? चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, बाकी हम इसको कल डेफिनेट डिस्कस कर लेंगे। ओके, जय हिंद।